हेलो पेरेंट्स, आज आप जब आरवीएफ में आए हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत सालों से ये देख रही हूँ कि ये बच्चों के पेरेंट्स इतने नाखुश होते हैं, इतना दर्द महसूस करते हैं। तो पहली चीज तो हम बच्चे के लिए कुछ भी करें उसके पहले मुझे आपके लिए कुछ करना है। आपको पहले मुंह पे स्माइल कैसे लाया जा सकता है वो मैं बताने वाली हूँ। आप बोलेंगे कि मुंह पे स्माइल तो जब ही आएगी जब मेरा बच्चा चलेगा, दौड़ेगा, खाएगा, पिएगा, सब उसके प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। हाँ, मैं बताती हूँ, सही बात है आपकी। लेकिन दर्द महसूस करना वो आपका स्टेट ऑफ द माइंड है ना। तो हम टाइम बीइंग ऐसा समझे कि ये माइंड सेट हम चेंज कर दें, कुछ अलग सोचे हमारे बच्चे के लिए। क्या सोचे? तो हमारा बच्चा हमारे घर में जिंदा भगवान आया है। आप मंदिर में जाते हो ना, पत्थर की पूजा करते हो ना, और पुजारी तो 6-6, 8-8 घंटा पुजारी करते रहता है वो देवता की पूजा। आप ऐसा समझो कि आपके घर में भगवान आए हैं, तो आप पुजारी बनोगे कि नहीं? अगर आप पुजारी बनोगे तो 6-8 घंटा काम करोगे कि नहीं बच्चे के साथ में? और अगर आप 6-8 घंटा हम जिस तरह बताएंगे उस तरह आप काम करोगे, आपका बच्चा ठीक होते जाएगा। और उसका श्रेय किसको जाएगा? माँ बाप को, आपको। और ये बात से आपको खुशी महसूस नहीं होगी कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज आज से आपका बच्चा स्पेशल है या दिव्यांग है ये समझने के बदले समझो कि आपके घर में भगवान आए। अभी दूसरी बात यह है कि आप सोचो कि आपको जब पेन होता है आपके बच्चे के लिए, तो आप सोचो कि मुझे लाखों करोड़ों बच्चे दुनिया में ऐसा है तो उसके लिए कितना पेन होता होगा। तो आप मेरा पेन कम करोगे? आप बोलोगे अरे हम आपका पेन कैसे कम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं आप मेरा दर्द कम। कैसे? आप अपने बच्चे को ठीक करो और ऐसे अपने इंडिया के हजारों लाखों बच्चे अगर हमने ठीक किए तो आप सोचो आपका बच्चा और आप रोल मॉडल बनेंगे ना दुनिया के बच्चों के लिए। तो दुनिया के पेरेंट्स उसी तरह काम करेंगे जिस तरह आप करोगे। और अगर ये हो जाएगा तो हम दुनिया में से भी दुख दर्द कम कर सकते हैं। और अगर हम दुनिया के बच्चे का दुख दर्द कम किया तो आप सोचो आपने मुझे कितनी खुशी दी। अब माँ बाप आप लोग मेरे को एक सवाल पूछोगे कि पुजारी बनना यानी क्या? तो पुजारी बनना यानी आपने अपने बच्चे के साथ में काम करना है घर में 6 से 8 घंटा। तो आप दूसरा सवाल करोगे अरे हम कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ी डॉक्टर हैं। नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि हम जो आपको कुछ सिखाएंगे यहाँ गाइडलाइन देंगे उस हिसाब से आप घर में अगर 6 घंटा काम करो तो आप सोचो कितना फायदा है। क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, तो इसमें आपका प्रॉफिट क्या है? तो पहली बात, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है तो आपका कितना टाइम बच जाएगा, ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा। और तीसरी बात, जब आप बच्चे को उठा के लेके जाते हो, डॉक्टर को हाथ में दे देते हो, आप सोचते हो कि अपना बच्चा क्या महसूस करता है। मुझे मालूम है जब आप अपना बच्चा मेरे हाथ में देते हो तो बच्चा सोचता है मैं तो उनकी कोई नातू में नहीं हूं, वो तो मुझे पहचानते नहीं है। तो जब बच्चा डॉक्टर के हाथ में जाता है और डॉक्टर उनके साथ में कुछ करता है, बच्चा बहुत नाखुश हो जाता है, उसको दर्द महसूस होता है। तो आपको मालूम है कि बच्चे को उठा के आप जब हॉस्पिटल के दरवाजे पे आए तभी से बच्चा रोना शुरू कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपके बच्चे को अगर आप हमारे पास डे इन एंड डे आउट रोज रोज लेके आओ तो आपका टाइम जाता है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, आपको फीस भरनी पड़ती है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट बच्चा आपका रोता है। आपका बच्चा अगर रोएगा तो आपके बच्चे के दिमाग में नेगेटिव केमिस्ट्री खड़ी हो जाती है।
और वो नेगेटिव केमिस्ट्री आपके बच्चे के ब्रेन को ग्रो नहीं होने देती। और इसीलिए आप पुजारी बन के अपने घर में हमारे पास सीख के खुद घर में काम करिए बच्चे के साथ में। तो बच्चे का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है, सोसाइटी का प्रॉफिट है और पूरी दुनिया का प्रॉफिट है। आप सोचोगे पूरी दुनिया का प्रॉफिट उसमें कैसे आ सकता है अगर मैं मेरे बच्चे से काम करूं? नहीं आ सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप कर सकते हैं और ये है कि फॉरेन के अंदर और बम्बई के बाहर जितनी माँ है, सोलापुर में, कोल्हापुर में, सतारा में, वो माँ घर में बैठ के आप ही की तरह, आप जैसे अपने बच्चों के साथ काम करती है, वो अपने बच्चों के साथ में काम करेगी। तो हमने कितने लोगों को फायदा दिया? आप सोच सकते हो कि हम यहाँ बैठे बैठे बहुत लोगों का फायदा कर सकते हैं। आप सोचोगे कि ये मैडम फ्री क्यों करती है? इसीलिए कि हमें बहुत लोगों को फायदा करना है। हम बहुत लोगों को फायदा कैसे कर सकते हैं? अगर हम पैसा चार्ज करेंगे तो पेशेंट कभी भी अपने पास रेगुलरली आ सकता है। माँ बाप सोचेंगे अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमको आज का खर्चा बच जाएगा। तो आप सोचिए, मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चा का ट्रीटमेंट डिप्राइव नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं फ्री करती हूँ। इसके लिए नहीं कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ, ये मैं कभी नहीं सोचती। क्योंकि मैं कौन होती हूँ सेवा करने वाली? मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है, मुझे बांटना है आपके बच्चे को ठीक करने के लिए, और इसीलिए मैं फ्री करती हूँ। क्योंकि अगर मैं पैसा लूंगी तो आप एक बार आओगे, 2 बार आओगे, 20 बार आओगे, 200 बार आओगे, लेकिन 2000 बार नहीं आओगे। और मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट ले और ग्रो करते रहे और डेवलप होते रहे। पेरेंट्स, अभी आप सोचोगे कि हम डॉक्टर नहीं है और आप मैडम हमको बताते हैं कि आप ही एक्सरसाइज कराओ या आप ही कसरत कराओ या आप ही व्यायाम कराओ, यानी कि माँ बाप व्यायाम कराए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि माँ बाप व्यायाम कराए, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जब आप स्कूल में थे तो पीटी टीचर आपको एक्सरसाइज कराते थे ना, पीटी कराते थे ना। फिर आप देखो तो योगा टीचर आता है आपके लिए, तो योगा कराते हैं, योगा के टाइम में आप व्यायाम करते हैं। फिर अब कोई बोलेगा योगा नहीं करते, जिम टीचर जिम्नेशियम में जाते हैं और जिम की मूवमेंट करते हैं, वो भी तो व्यायाम ही हो गया ना। फिर आपके घर में कोई मालिश करने को आता है तो वो भी आपको एक्सरसाइज दिखाता है कि ऐसा करो वैसा करो। तो उसका मतलब व्यायाम एक शब्द बहुत हल्का हो गया है, उसकी कोई कीमत नहीं रही है। लेकिन आपके बच्चे के लिए अगर हम व्यायाम कराना चाहते हैं तो वो क्या फर्क है, वो क्या बड़ी बात है? तो ये है कि जब आप बच्चे को व्यायाम कराना है तो आप सोचिए कैसे हम उसको सिंपल बना के दिया है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आप ABCD सीखते हो कि नहीं, कि क ख ग सीखते हो ना मराठी में। तो जब आपने ये सीखा तो आप आज दूसरे किसी को आराम से सिखा सकते हो ना, क ख ग घ या ABCD। तो अगर ये चीज हो सकती है तो सिमिलरली व्यायाम तो एक कितना हल्का शब्द हो गया है। तो अगर आपको वो टेक्निक सिखा दी, हमारे जो टीम वाले हैं सब टीम आपको बताएंगे, तो वो अगर कर सकते हैं तो आप तो माँ बाप है, आपको तो बच्चे के लिए प्यार है, तो आप तो कितना प्यार से करोगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब माँ बाप काम करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने बच्चे के साथ में कनेक्ट हो जाते हो। कैसे कनेक्ट हो जाते हो? कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास देते हो तो बच्चा बहुत पेन महसूस करता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि ये डॉक्टर उसका फायदा कर रहा है।
तो अगर आप अपने घर में रह के 6 से 8 घंटा एक्सरसाइज कराओगे, व्यायाम कराओगे, तो आपका और अपने बच्चे का बॉन्ड डेवलप नहीं हो जाएगा? क्योंकि आज आप जब बाहर जाती हो तो आपका बच्चा रोता नहीं है, ही डजंट इवन बॉदर अबाउट यू। लेकिन जैसे जैसे आपका बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, आप आके मेरे को बोलेगे, अरे मैडम पहले हम बाहर जाते थे ना, मेरा बच्चे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अभी मेरा बच्चा बोलता है मत जा, मेरे को लेके जा। उसका मतलब आपने ब्रेन की जो मेनी फैकल्टीज है, एक है मूवमेंट की कि हेड होल्डिंग, ट्रंक कंट्रोल, उठना बैठना चलना, वो जरूरी है, लेकिन बाकी की फैकल्टीज भी जरूरी है कि नहीं, कि बच्चा रिकॉग्नाइज करे कि ये मेरी माँ है, और माँ घर में आए तो स्माइल करे, फिर माँ घर के बाहर जाए तो बच्चा रोएगे, तुम जाने का नहीं मेरे को बिना लिए, आप मेरे को भी लेके चलो। तो आप जब एक्सरसाइज कराओगे तो आपको इतना मल्टीपल फायदा है, क्योंकि आप अपने बच्चे की मल्टीपल फैकल्टीज ट्रेन कर सकते हो। दूसरी बात है कि आप बोलोगे 6 से 8 घंटा मैडम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो आप सोचो कि आप जब किचन में पका रही हो, आप कपड़े धो रही हो या घर में सफाई कर रही हो, आपके बच्चे को बुद्धा में जमीन पे बिठा दिया और वो बैठ नहीं सकता है अगर, तो बीन बैग में बिठा दिया, तो बच्चा आपको देखते रहेगा कि माँ क्या करती है, तो वो बच्चा देखता रहेगा तो कुछ सीखेगा। अगर बच्चा देखेगा तो सीखेगा, बच्चा लेटे रहेगा तो सीखेगा क्या? कुछ नहीं सीखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक्टिविटीज करो। अभी आप किचन में बैठे हो, बिन बैग में बिठा दिया बच्चे को, सामने आप एक टेबल या कुछ रख दो और उसके ऊपर बैगन है, दूधी है, कांदा है, बटाटा है, बड़े बड़े फ्रूट है, बड़े बड़े वेजिटेबल्स है, रख दो, तो बच्चा कोशिश करेगा ना लेने को जाने की। अगर कोशिश नहीं भी किया लेने को जाने को, पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन देखेगा तो जरूर, और देखेगा तो सीखेगा। तो आप सोचिए कितना फायदा ही फायदा है। और ब्रेन डेवलप होता है कि नहीं इससे? ब्रेन क्यों डेवलप होगा? क्योंकि बच्चा लाइव बटाटा देखा, अगर उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसके टच की वजह से उसके ब्रेन को रिकॉग्नाइज हुआ कि उसका टेक्सचर क्या है। बैगन को पकड़ा तो वो थोड़ा सॉफ्ट है, सिल्की टेक्सचर है, और बटाटा को पकड़ा तो वो थोड़ा रफ है। वो बच्चा सीखेगा ना, कि बोलने से सीखेगा, कि माँ बोलेगी और सीखेगा। दूसरी बड़ी बात, आप अपने घर के अंदर एक लो लेवल पे दीवार पे अगर ये सब बनाना है, केला, बैगन है, बटाटा है, पैरट्स है, चिमनी है, वो सबका फोटो बना के रख दिया बड़े बड़े, तो और उसके सामने बिठा के आपने उसको वर्जिश किया या एक्सरसाइज करवाया या व्यायाम किया, तो क्या हो जाएगा? आप सोचो कि बच्चा ये सब चीज सीख लेगा, जिसके लिए आपको पैसा नहीं खर्चा करना है, न तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मुझे आज माँ बाप को कुछ कहना है कि आप जब व्यायाम कराओगे, एक्सरसाइज कराओगे बच्चे के साथ में, या एक्टिविटीज कराओगे, जैसे मैंने आपको बताया कि खेलना है, तो सब एक्टिविटीज है, तो उसमें आप लंबा टाइम बच्चे के साथ काम कर सकते हो। जब आप ये करोगे तब आपके बच्चे को बुखार आ सकता है, जुलाब आ सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, और वॉमिट में बहुत सारा म्यूकस यानी कफ भी निकल सकता है। तो आप डरिए मत, कफ निकला तो कफ की दवाई मत दीजिए, जुलाब हुआ तो जुलाब बंद मत करिए, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ माँ बाप को आपके बच्चे के लिए कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, और उस टाइम में जुलाब हो गया तो आपको लगेगा वो 2-2, 3-3 दिन तक जाता नहीं था, 7 दिन तक कभी कभी जुलाब नहीं करता था, अभी जुलाब और डायरिया कैसे हो गया? अगर डायरिया हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई, चलो डॉक्टर के पास और डायरिया बंद करो। मत बंद करना। ये डायरिया है, ये वॉमिट है, जुलाब है, बुखार है, वो सब मेरी एक्सरसाइज कराने की वजह से होगा। वो भी आप 1 घंटा कराओगे तो सालों साल कुछ नहीं होगा, लेकिन जो माँ बाप ने 6 से 8 घंटा किया तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये देखोगे कि आपके बच्चे को ये सब चीज होती है। तो उससे डरने वाली बात नहीं।
रादर सेलिब्रेशन की बात है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के बॉडी में इतना सारा कचरा जो बैठा हुआ है, क्योंकि आप जो खिलाते हैं वो उसको हजम नहीं होता है। हम खाने के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन जो माँ बाप खाना गलत देते हैं उसकी वजह से ही ज्यादातर उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। और उनका कॉन्स्टिपेशन इसके लिए होता है कि वो पानी भी नहीं पीता है, क्योंकि उनकी जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो सब ट्रैक जो है वो हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगी। अभी सिर्फ हम वर्जिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके बच्चे को अगर ये सब चीज, ये सिम्टम आ गए, जुलाब, फलाना ढिकना, तो आप बिल्कुल डरिएगा मत और गर्म पानी पिलाइएगा, तुलसी का पानी पिलाइएगा, ये सब चीज करते रहिएगा। और हमारी टीम से बात करिए, उन लोग आपको गाइड करेंगे कि ये सब होने के बाद में आपका बच्चा एक नई ऑर्बिट में चले जाएगा, नया डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी कि माँ बाप को ये बड़ा बहुत शौक है कि जब मेरे पास आते हैं तो अभी हम अगली बार आएंगे तो नई कसरत दो, अगली बार आएंगे तो नई कसरत दो। आपके बच्चे को 200 अलग अलग कसरत कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 या 3 जो हम बताएंगे वो आप करते रहो, करते रहो, 6 से 8 घंटा करते रहो। अगर आप वो करोगे तो आपके बच्चे को जो फायदा होगा वो चीज आपकी जो पहले की एक्सरसाइज आपको दिखाई गई थी वो करने से आपका बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपकी सब प्रीवियस एक्सरसाइज को बंद कर देना है। और जब पुजारी की तरह, मंदिर के पुजारी की तरह 6-8 घंटा एक्सरसाइज कराओगे तो ये सब सिम्टम्स आएंगे, तो आपको डर के डॉक्टर के पास दौड़ना और वो सब चीज करना जो डॉक्टर बोलते हैं कि दवा खिलाओ, डायरिया बंद करने के लिए, वॉमिट बनने के लिए एक दवा खिलाओ, वो सब चीज प्लीज मत करना। अभी माँ बाप हम कुछ फूड के बारे में बात करते हैं। मैंने देखा है जहां तक कि बहुत माँ बाप जो खुद खाते हैं वो बच्चे को खिलाते हैं। तो प्लीज आप कभी भी जो आप खाते हो वो बच्चे को मत खिलाइए। अगर आप अपने बच्चे को एडल्ट का खाना खिलाओगे तो वो जरूरी नहीं कि ये बच्चे का डाइजेशन होगा ये फूड के लिए। दूसरी बात, आपने अगर देखा है आपके हर एक के बच्चे की बोन डेंसिटी हम कराते हैं कि हर एक बच्चे का बोन इतना फ्रजाइल होता है, इतना ऑस्टियोपोरोटिक होता है कि वो टूटने का बहुत चांस है। तो प्लीज आप ऐसा खाना खिलाइए जो खाना उसको हजम हो और उससे उसको शक्ति मिले और उसकी हड्डी जो है वो मजबूत हो जाए। तो मेरी टीम जो है वो आपको खाने के बारे में पैम्पलेट दे देगी और वो आप पढ़ के घर में समझ के उस हिसाब से खाना देना। दूसरी बात है फूड के बारे में कि माँ बाप इतना प्यार करते हैं बच्चे को कि माँ बाप को ऐसा लगता है अरे मैंने काजू बादाम खाया तो मेरे बच्चे को भी मैं खिलाऊं। और बच्चे को काजू बादाम की कीमत समझती नहीं, वो तो मुंह फिरा लेता है, फिर भी आप बच्चों के मुंह में ठूसते हो, मैंने देखा है। तो आप प्लीज, अगर बच्चे को मालूम है कि उसे ये नहीं खाना है क्योंकि उसको अंदर जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन माँ को इतना प्यार है कि मैं बादाम खाई मेरे बच्चे को खिलाऊं, मैंने आइसक्रीम खाया तो मेरे बच्चे को खिलाऊं, और मैं दूध पीती हूँ तो मैं मेरे बच्चे को दूध पिलाऊं। तो ये सब चीज मत करिएगा क्योंकि ये सब चीज बच्चे को बहुत नुकसान करती है। तो क्या करना, कैसे हड्डी मजबूत करनी, उसके लिए आप मेरी टीम से बात करना। मेरे बहुत सारे पेरेंट्स जो है दूसरे बच्चों के जो हमारे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं, उनसे आप बात करिए, उनसे भी सीखिए कि फूड कैसे देना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात फूड के बारे में ये है कि आपको लगता है कि मेरे बच्चे को मुझे विटामिन भी देना है क्योंकि वो कमजोर है, कि मुझे उसको कैल्शियम की गोलियां देनी है, तो आप मेहरबानी करके ये सब चीज मत दीजिएगा क्योंकि वो कैल्शियम की गोली जो मैनमेड गोली है वो बॉडी में एक पत्थर की तरह चिटक जाती है, रह जाती है, और आगे
बॉडी उसको थ्रो नहीं कर पाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड है। तो आप अपने बच्चे को फायदा करने के बदले नुकसान कर दे, क्योंकि ये आपकी माइंड की बात है कि मैंने कैल्शियम की गोली दी तो अभी मेरा बच्चा मजबूत हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगी। नहीं, खाने में बहुत सारी ऐसी चीज आप दे सकते हो जिससे उसकी बॉडी और उसकी हड्डी जो है बहुत मजबूत हो सकती है। माँ बाप आप सब मेरे पास बहुत एक्सपेक्टेशन से आते हो कि जैसे आप आओगे मैं आपके बच्चे को चलाऊंगी, तो मैं आपको शॉक देने वाली हूँ। जब तक आपके बच्चे का हेड होल्डिंग नहीं होगा, उसका ट्रंक कंट्रोल नहीं, यानी कि वो बैठ नहीं सकता है या अपने आप इवन घुटने पे नहीं खड़ा रहता है, तो मैं आपके बच्चे को चलाने के लिए बिल्कुल मना कर दूंगी। आपके बच्चे को अगर आप स्प्लिंट पहना के चलाओगे, स्प्लिंट पहना के टिल्ट बोर्ड पे खड़ा करोगे, वो बहुत ही गलत बात है। आप पूछोगे भाई क्यों गलत बात है? हाँ, ये सही बात है कि हमें बच्चे को, हमारा गोल है, हमारा एम है कि बच्चा खड़ा हो जाए और चले। लेकिन आप सोचो, आप और मैं, हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हम जब 3 महीने के 6 महीने के थे तो पकड़ के चलाती थी क्या? तो अगर हमने 1 साल अपने को दिया, जब तक हम अपने आप खड़े हो गए और अपने आप चले, तब तक माँ बाप ने पकड़ पकड़ के चलाया क्या? तो जब आपका बच्चा हेड होल्ड नहीं करता है, बैठता नहीं है, अपने आप उठ नहीं सकता है, तो आप कैसे उसको पकड़ पकड़ के चलाते हो? क्योंकि आप कितना टाइम पकड़ पकड़ के चलाओगे? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। और ये सब चीज करने से क्या होता है? बहुत चीज गलत होती है। जब बच्चे में ताकत नहीं है, उसकी बॉडी में ताकत नहीं है कि अपना हेड, नेक, ट्रंक का वो वजन ले पाए, उसका लेग जो है, उसके दोनों पैर जो है, वो दूसरी बॉडी का वेट जब तक वो नहीं ले सकता है, तब तक आप उसको खड़ा करोगे। तो आपको मालूम है, बहुत माँ बाप के बच्चे का हिप डिसलोकेशन हुआ है। जब बच्चा पैदा हुआ था तभी वो हिप डिसलोकेशन के साथ में पैदा हुआ था, तभी हिप डिसलोकेशन नहीं था। तो हुआ क्यों? आप तो रोज इलाज कराने के लिए, थेरेपी कराने के लिए थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हो, और फिर भी हिप डिसलोकेशन होता है। तो आपने कभी सोचा है कि हिप डिसलोकेशन क्यों होता है? इसके लिए होता है कि आप गलत करते हो और आप सोचते हो कि बच्चा जल्दी जल्दी खड़ा हो जाए, तो आप उसको पट्टा पट्टी बांध के टिल्ट बोर्ड पे खड़ा कर देते हो, और यही वजह है आपके बच्चे को नुकसान होता है। चलो, डिसलोकेशन तो हो गया, उसके बाद में क्या? तो फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ोगे और ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलेगा अभी हम लोग ऑपरेशन कर डालें, क्योंकि हिप जॉइंट अंदर बैठा है, वो निकल गया है। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर डॉक्टर उसको नीचे वापस लेके आएगा और 3 महीना प्लास्टर में सुला के रखेगा, तो उसके बाद में आगे क्या होगा? पहली बात, डॉक्टर को आप पूछिएगा, अगर आप ये सर्जरी करने के बाद में वापस खड़ा रखने की और चलाने की कोशिश करोगे तो डिसलोकेशन दूसरी बार हो सकता है। और पहली बार के डिसलोकेशन के टाइम में जब सर्जरी हुई, आपको क्या लगता है? सर्जरी यानी पेन नहीं होता है बच्चे को, तो आपको क्यों देना है बच्चे को पेन? क्योंकि सर्जरी करने के बाद में वापस होने वाला है डिसलोकेशन, तो उसके बदले आप काम करो बच्चे के साथ जिससे हिप बहुत मजबूत हो जाए, तो डिसलोकेशन हो ही नहीं। और होने के बावजूद भी आप काम कर सकते हो हमारे टीम के पास से सीख के, कि वो हिप जॉइंट को आप विदाउट सर्जरी, विदाउट गिविंग पेन टू द चाइल्ड, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर चाइल्ड स्टैंड अप एंड वॉक on their own, like how you did it and I did it when we were children. Because सर्जरी कराने से बहुत पेन होता है, बच्चे को सोने रहना पड़ता है। तो ये बच्चे की जो उम्र है जहाँ उसने खेलना कूदना चाहिए, उसके बदले वो खटिया पकड़ के लेटा रहेगा,
क्योंकि उसके साथ में सर्जरी की है। तो प्लीज आप हरी डिसीजन मत लीजिएगा और कोई भी चीज में अपने घर में बैठ के 10 सवाल करिएगा कि ये क्या सही है कि नहीं है। माँ बाप, आप सब लोग एक भूत जो है उसके शिकार हो। कौन सा भूत है ये? एपिलेप्सी। आपको पता है एपिलेप्सी क्या है? पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे को वो सिर्फ ट्विचेस आती है मसल की, लेकिन माँ अपना डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से, क्योंकि उसने कंप्यूटर में गूगल में पढ़ा हुआ है या तो जीपी ने या दोस्त ने किसी ने बताया हुआ है कि इसको बोलते हैं एपिलेप्सी। तो आप जाके पीडियाट्रिशियन को मिलते हो या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते हो, तब आप डिस्क्राइब कर दो कि मेरे बच्चे को एपिलेप्सी होती है। डॉक्टर के पास 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपको वो एपिलेप्सी की दवा दे देते हैं। हकीकत ये है कि जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा जिसको आकड़ी जैसा आप बोलते हैं लगता है कि वो उसको एपिलेप्सी है, और आप एपिलेप्सी की दवा देना शुरू करते हो तो आपको मालूम है आपका बच्चा बहुत टाइम, बहुत घंटे दिन में सोया करता है। तो अगर बच्चे का ब्रेन कंटिन्यूअसली सोते रहेगा तो डेवलपमेंट बॉडी की और ब्रेन की कैसे हो सकती है? फिर बच्चा कैसे भूखा है तो खाना दो या प्यास लगी है तो पानी दो बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। और जब आप भी खाना देने को जाओगे तो बच्चा मुंह यूं कर लेगा, और बच्चा मुंह यूं करेगा तो आप ठूसते रहोगे मुंह में। तो मेहरबानी करके एक चीज ध्यान में रखो कि उसको आकड़ी क्यों आती है। पहली बार जब आप उनको खिलाते हो तो ऐसे सुला देते हो अपने लैप में और सुला के खाना ठूसते रहते हो चम्मच से। नहीं, बच्चे को बीन बैग में बिठाओ। अगर बच्चा जमीन पे बैठ सकता है तो जमीन पे बुद्धा पोजिशन में बिठाओ और फिर खाना दो, तो खाना नीचे जाएगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने का चांस कम हो जाता है। क्योंकि आप खुद सो जाओ और खाना खाओ, आप देखो क्या होने वाला है। आप खा सकते हो, क्यों? आप बैठ के खाते हो, तो बच्चे ने भी बैठ के खाना, और बच्चा बैठता नहीं है तो आपने बच्चे को सपोर्ट करके बिठाना है अपने लैप के बीच में और खाना देना है। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खाना नहीं जाएगा तो उसको आकड़ी नहीं आएगी, क्योंकि वो श्वास के लिए तड़प रहा है। आपका बच्चा श्वास के लिए तड़प रहा है और आपको लगता है आकड़ी आई, और आप इतना बड़ा हेवोक करते हो और हमारी टीम को भी बहुत बार परेशान करते हो, आकड़ी आई, जो आपको मालूम नहीं है ये आकड़ी है ही नहीं, ये एपिलेप्सी है ही नहीं। क्योंकि कितनी साइड इफेक्ट है जिसमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आप मेहरबानी करके अपने बच्चे को एंटी एपिलेप्सी और एंटी सीजर की दवा कभी मत दीजिएगा। अगर आप दोगे, मुझे मालूम है बहुत माँ देती है, मैं यहाँ मना करती हूँ और वो देती है घर जाके चुप चुप के, मैडम कहाँ देखने वाली है। लेकिन आप उसमें आपके बच्चे का फायदा नहीं कर रहे हो, अपने बच्चे का नुकसान करते हो। क्योंकि उसका जो स्पीच डेवलपमेंट होना चाहिए, परसेप्चुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए, वो कुछ नहीं होता है। फॉरगेट अबाउट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, वो तो लंबे की बात हो गई, लेकिन उसके पहले उसकी बाकी की जो फैकल्टीज है ब्रेन में डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं होती है। कई बच्चे हमारे पास में आते हैं जो ब्लाइंड है और माँ छुपाती है, लिखती नहीं है कि मेरा बच्चा ब्लाइंड है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा नहीं देख सकता है। तो बच्चा क्यों नहीं देखता है? आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो बोलते हैं कि ये बच्चे का विजन नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर आपको ये भी बताते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कि उसका आई का एपरेटस तो नॉर्मल है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ में, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के साथ में, वो एस्टैब्लिश नहीं होता है, या तो उसकी जो माइलिन शीथ है वो डेवलप नहीं होती है और उसके ऊपर कफ बैठा हुआ रहता है, म्यूकस बैठा रहता है। और अगर माँ बाप काम करते तो हमारे पास में बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी माँ ने बच्चे के पे काम किया और आज वो
he is no more blind, the child is no more blind. Number of children, so please talk to the parents of such children who has also got their eyesight, because the mother worked exactly as we wanted the mother to work. So please, the new mothers with the new children having a problems of the eyesight, आप बहुत मेहनत करिए, बहुत काम करिए, आपका बच्चा अंधा नहीं रहेगा, ब्लाइंड नहीं रहेगा, वो देख पाएगा। मुझे माँ बाप को ये कहना है कि जब आपके बच्चे को आकड़ी आ रही है, ऐसा आपको लगता है, तो आप एक ही चीज करिएगा, हर आधे घंटे में चेस्ट पंपिंग करिएगा। उसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं और आपको मेरी टीम सिखाएगी। ये करने से मसल का जो क्राई है ऑक्सीजन लेने के लिए, कि ब्रेन का जो क्राई है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो चेस्ट पंपिंग से उसको ऑटोमेटिक उसका फेफड़े खुल जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर मिलता है और आकड़ी बंद हो जाती है। और अगर आप ये पीरियोडिकली आधे आधे घंटे में करते रहो और 3 महीना करते रहो, आपके बच्चे की आकड़ी एपिलेप्सी से बंद हो जाएगी। आप खुद एक्सपीरियंस करो, बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो चेस्ट पंपिंग बहुत बहुत जरूरी बात है। और बात जरूरी ये है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आप बीन बैग में बिठाओ या बुद्धा में बिठाओ, लेकिन सुला के मत रखो। वो सुला के रखने से और सुला के खाना मत खिलाओ, उसी से ज्यादातर आकड़ी आती है। माँ बाप को मुझे और एक सेपरेटली फिल्म दिखानी है, और वो फिल्म क्या है कि दूसरे बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आए हैं, और आपको भी मालूम है कि हम आपसे बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर 10 साल का हो गया और आप हमारे पास आए तो आप चाइल्डहुड फोटो दे दो। और जो माँ बाप हमारे पास बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का है आए हैं, वो बहुत लकी है, क्योंकि बहुत चीज न होने के लिए हम आपको बता देंगे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज ये है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको सबको कॉन्ट्रैक्चर है, आपको मालूम है। आप रोज बच्चे को पैसिव मूवमेंट कराते हैं, आप फुट ऊपर नीचे कराते हो, आप रिस्ट को ऊपर नीचे कराते हो। तो ये पैसिव मूवमेंट करने के बाद में आप देखो बच्चा बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्चर आते रहते हैं, वो फिल्म में आपको पता चलेगा। और हर रोज इलाज कराने के बावजूद, हर रोज डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास ले जाने के बावजूद कॉन्ट्रैक्चर तो वहां का वहां रहता है। थोड़ा कम होगा कॉन्ट्रैक्चर, दूसरे दिन देखोगे तो कॉन्ट्रैक्चर वहां का वहां। फिर आपको थेरेपिस्ट बोलेंगे अभी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, और वो लोग आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्चर को हमें निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे? या तो हम प्लास्टर कर देंगे, या तो टिनोटमी करेंगे, सर्जरी करेंगे। आप सोचो, सर्जरी करने के बाद में, ये सब माँ बाप को पूछो कि सर्जरी करने के बाद में, बोटॉक्स देने के बाद में, प्लास्टर देने के बाद में कभी भी कॉन्ट्रैक्चर थमे है? कॉन्ट्रैक्चर बनने का थमते नहीं है, कॉन्ट्रैक्चर चालू ही रहता है। वो बच्चा 6 महीने का था, 1 साल का था, इतना कॉन्ट्रैक्चर नहीं था। 2 साल का था, इतना कॉन्ट्रैक्चर, इतना पैर वाकड़ा तेकड़ा नहीं हुआ था। लेकिन बच्चा आपने खड़ा करना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो सीजर गेट आना शुरू हो जाता है। अभी आप खड़े हो जाओ, सीजर में रखो पैर और चलो, आप चल सकते हो। तो अगर आप सीजर में चल नहीं सकते और आपका बच्चा जब सोता है तो सीजर होता है, आपका बच्चा खड़ा करते हो तो सीजर होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स है। आप बच्चे को क्लीन करना चाहते हो तो वो क्लीनिंग भी डिफिकल्ट है, क्योंकि एडाप्टर में स्पास्टिसिटी बहुत आ गई है। और आप ऑपरेशन करने तक जाते हो, ऑपरेशन के बावजूद भी आप देखो जो बड़े हो गए बच्चे, ऑपरेशन के बावजूद भी वो जब बच्चा 12 का 15 का हुआ तो वापस कॉन्ट्रैक्चर है। तो आप कितना टाइम सर्जरी कराओगे, कितनी बार सर्जरी कराओगे? और सर्जरी करने में क्या बच्चे को गुदगुदी होती है? बच्चे को पेन नहीं होता है? तो सर्जरी करके अगर बच्चे को पेन है तो हमें पेन बच्चे को क्यों देना है? ये बच्चे का पेन हमें कम करना है, हम बच्चे की खुशी चाहते हैं। तो आपको जो हम यहाँ व्यायाम दिखाएंगे, वो व्यायाम अगर आप उसी तरह करोगे तो कॉन्ट्रैक्चर बिल्कुल चले जाएंगे।
विदाउट स्प्लिंट, विदाउट प्लास्टर, विदाउट सर्जरी, विदाउट बोटॉक्स। समझ में आया? विदाउट ड्रग्स। क्यों? कोई भी ड्रग्स या कोई भी सर्जरी कॉन्ट्रैक्चर को क्यों नहीं रोकती है? तो समझ लो माँ बाप, जब कॉन्ट्रैक्चर होता है तो क्या होता है? मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। तो ये मूवमेंट मुश्किल करना ये ब्रेन का गोल है और इसीलिए कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं। अगर आप ये ब्रेन को नया गोल दे दो कि ग्रेविटी के साथ में कैसे कनेक्ट हो जाए, अगर आपने अपने बच्चे को ग्रेविटी के साथ में कनेक्ट कर दिया, उसके ब्रेन और बॉडी को कर दिया कनेक्ट, कॉन्ट्रैक्चर होगा ही नहीं। आप और हमें कभी कॉन्ट्रैक्चर होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि मूवमेंट इज लाइफ एंड वी आर मूविंग कंटिन्यूअसली। सो इफ योर चिल्ड्रन आर मेड टू एक्सरसाइज and your child starts running around in your house, looking at what is there in this cupboard and what is there in this drawer, and he takes out and pulls out and throw things as we did when we were children. That is what you need to do with your child, and this is possible that आपका बच्चा अगर कॉन्ट्रैक्चर होगा तो उसको निकाल सकते हैं। और बहुत छोटा बच्चा आया 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, हम कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने ही नहीं देंगे। और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होगा तो ना तो बोटॉक्स की जरूरत है, ना तो स्प्लिंट की जरूरत है, ना तो सर्जरी की जरूरत है। बच्चा अपनी लाइफ एज ए बच्चा जी सकता है कि नहीं? हम बच्चे थे तो हमने खेलना शुरू किया, हम खेलते थे कि नहीं? कि हम रसोई करते थे और या पकाते थे या कुछ पढ़ाई करते थे? नहीं, हम खेलते थे। तो आपके बच्चे को भी खेलना जरूरी है कि नहीं? लेकिन आप अगर बच्चे को ड्रग दोगे, सर्जरी करवाओगे, बोटॉक्स दोगे, मूवमेंट रोकोगे, प्लास्टर दोगे, तो बच्चा खेलेगा कैसे? बच्चा नहीं खेलेगा तो कैसे खुश रहेगा? तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे जो हमारे पास राजुल वासा फाउंडेशन में आते हैं, वो बच्चे भी खुश हो, बच्चे खेले, मजा करे, अपना बचपन जिए और माँ बाप के मुंह पे खुशी आ जाए। और ये चीज हम दुनिया भर में करना चाहते हैं। आप लोग मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओगे कि हम दुनिया भर के माँ बाप के साथ में ऐसा करें? अगर आप काम करोगे तो मुझे बहुत सारे बच्चे देखने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं? तो हम बहुत सारे बच्चे को देखेंगे और हम बहुत सारे यंग जनरेशन के डॉक्टर को तैयार करेंगे। तो बाकी के बच्चे दुनिया में जो आज रो रहे हैं, उनका रोना हम बंद कर सकते कि नहीं? तो आओ हम मिलके ये चीज करेंगे। आप राजुल वासा फाउंडेशन को ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होना यानी कि आपको कुछ करना ही नहीं है। ज्वाइन होना यानी एक आप अंदर से डीप रूटेड इच्छा व्यक्त करो, यूनिवर्स सुनेगा कि बाकी दुनिया के बच्चे को भी ये दर्द से, ये प्रॉब्लम से हम निकाल सकते हैं। और उसमें इंडिया लीड करेगा, क्योंकि ये इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो हम सब मिलके दुनिया बदलेंगे। आओ हम दुनिया बदलेंगे।